नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन की। और आज के सेशन में हमने लिया है कॉमन एरर्स को, जो एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। एक्चुअली में ये क्वेश्चन पेपर 12/3/2018 और 15/3/2018 को लिए गए थे। हमारी जो सेंटेंसेस का सीक्वेंस है, जैसे कि यहाँ पर 133 लिखा हुआ है, इसके आगे आपको 134 मिल जाएगा। ये सीक्वेंस किरण पब्लिकेशन की इस किताब के हिसाब से है। ये 2024 एडिशन कंसीडर किया जा सकता है। इस पर लिखा हुआ है 16,950 प्लस। अगर आपके पास ये किताब ना हो या ये इस किताब का ये एडिशन ना भी हो तो भी दिक्कत की कोई बात नहीं है। जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो भी सेंटेंस हम यहाँ पर वीडियो में लाते हैं, इन सेंटेंसेस को प्रिंटेबल पीडीएफ की फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पर आपको मिल जाएगा। तो वहां से भी आप इन सेंटेंसेस को पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो का पहला सेंटेंस आपके सामने है। देखिए, जब हम कॉमन एरर्स को हैंडल करते हैं तो हम सिंटैक्टिकल एनालिसिस करते हैं। और सिंटैक्टिकल एनालिसिस से मेरा मतलब होता है सेंटेंस के सिंटैक्स को, स्ट्रक्चर को एनालाइज करना कि किस तरह के ग्रामेटिकल अरेंजमेंट को यूज किया गया है, किस तरह के ग्रामेटिकल पैटर्न को फॉलो किया गया है, किस तरह के सिमेंटिक्स को यानी कि मीनिंग को कन्वे करने के लिए। ठीक है, सेंटेंस आपके सामने है, इसको एनालाइज करेंगे। सी यहाँ पर प्रोनाउन है जो कि निश्चित रूप से सब्जेक्ट के फंक्शन में है। इसको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कंसीडर किया जाना चाहिए क्योंकि मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में मेन वर्ब यहाँ पर लगी हुई है। बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का कॉम्बिनेशन हम कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। यहाँ तक सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा अभी देखिए, ये जो वर्ब है वो ये इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट तो आना ही नहीं चाहिए और आ भी नहीं रहा। आगे लिखा हुआ है इन प्रीपोजिशन, और इस इन प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट। और ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो रही है, ये प्लेस को रिफर करने के लिए आई है कि ये वाली एक्टिविटी, ये एक्शन किस प्लेस पर हो रहा है। तो चूंकि इस एक्शन के प्लेस को बताने के लिए आई है, वर्ब के प्लेस को बताने के लिए आई है, तो मैं इस प्रीपोजिशन फ्रेज को कहूंगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहां तक सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे लिखा हुआ है सिंस। ये जो सिंस वर्ड है ये एडवर्ब भी हो जाता है, कंजंक्शन भी हो जाता है और प्रीपोजिशन भी हो जाता है। यहां पर ये किस फंक्शन में है? यहां पर है ये प्रीपोजिशन के फंक्शन में, क्योंकि इसके बाद लिखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट जो कि एक नाउन है। एक टाइम को रिफर करने वाला यूनिट लिखा है नाउन के रूप में। तो अगर नाउन लिखा हुआ है तो निश्चित रूप से सिंस यहाँ पर प्रीपोजिशन होगा। जब कंजंक्शन होता है तो कोई क्लोज लिखी होती है इसके बाद, और जब कंजंक्शन होता है तो भी ये दो फंक्शन में यूज होता है। एक तो टाइम को रिफर करने के लिए और दूसरा ये बिकॉज के सिमिलर मीनिंग को रिफर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कंजंक्शन यहाँ पर है नहीं, एडवर्ब भी नहीं है, यहाँ तो प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन जब सिंस प्रीपोजिशन के फंक्शन में जब हम सिंस को इस्तेमाल करते हैं तो ये किसी ऐसे पॉइंट को रिफर करने के लिए यूज किया जाता है जो कोई पास्ट का पॉइंट हो और उस पॉइंट से स्टार्ट होकर कोई एक्शन प्रेजेंट के पॉइंट तक चला हो। मतलब ये अगर आपकी टाइमलाइन है और यहाँ पर आप इस सेंटेंस को बोल रहे हैं, ये आपका रिपोर्ट टाइम है, बाय डिफॉल्ट यही प्रेजेंट का टाइम होता है। तो सिंस किसी ऐसे पॉइंट को रिफर करता है जो पास्ट का हो और उस पॉइंट से स्टार्ट होकर कोई एक्शन प्रेजेंट के पॉइंट तक चला हो, यानी कि ये पॉइंट मॉर्निंग है। अगर हम सिंस मॉर्निंग लिख रहे हैं तो निश्चित रूप से जो मॉर्निंग है पास्ट की किसी मॉर्निंग की, पास्ट के टाइम को रिफर कर रही है सिंस मॉर्निंग। अब इस मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ ये वॉक करने वाला एक्शन और चलता रहा प्रेजेंट के पॉइंट पर भी गोइंग ऑन है। तो इतने टाइम पीरियड का हमें कंप्लीशन दिखाना पड़ेगा और यहाँ पर गोइंग ऑन दिखाना पड़ेगा। पार्शियल कंप्लीशन प्लस गोइंग ऑननेस को दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, परफेक्ट लगाना पड़ेगा कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए और कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। यहां पर हो जाना चाहिए सी हैज बीन वॉकिंग। हैज प्लस बी थर्ड, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई परफेक्शन को, कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए, और बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म वॉकिंग ये लगाई गई कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए। तो यहां पर ये गलती थी, इसको सही करना था। 133 तो हो गया, 134 पर चल लेते हैं।
द मोबाइल फोन विच was primarily used to communicate with the outside world, comma, has now become our primary instrument of being wrapped up in our own self. सेंटेंस में जो गलती है वो बड़ी माइनर सी है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक बार इसको सिंटैक्टिकली एनालाइज कर लेते हैं, गलती भी पकड़ में आ ही जाएगी। द मोबाइल फोन, फोन यहाँ पर नाउन हो गया। किस तरह के फोन की बात हो रही है, ये नाउन मॉडिफायर बनकर एडजेक्टिव की तरह लगा है। द हो गया यहाँ पर आर्टिकल, ये जो पूरा का पूरा हो गया द मोबाइल फोन, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट फ्रेज। विच यहाँ पर लगा है रिलेटिव प्रोनाउन के फंक्शन में, रिलेट करने के लिए मोबाइल फोन को इस सबऑर्डिनेट क्लोज से। विच यहाँ पर सब्जेक्ट के फंक्शन में हो गया, कंजंक्शन तो हो गई क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है। विच यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, वाज प्राइमरीली यूज्ड, वाज यानी कि बी की फॉर्म लगी है और यूज लगी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव स्ट्रक्चर। ठीक है, विच किसके लिए यूज हुआ है, मोबाइल फोन के लिए। तो मोबाइल फोन किसी को यूज नहीं कर रहा, मोबाइल फोन को यूज किया जा रहा है किसी और के द्वारा। तो जब एक्शन डन बाय समबडी एल्स हो तो हम पैसिव स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, वही यहां पर लिखा है। प्राइमरी लिखा हुआ है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। हालांकि एडवर्ब मैनर को वर्ब के बाद लिखा जाना चाहिए, बट एडवर्ब्स को वर्ब से पहले भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है, देखिए एडवर्ब मैनर को यूजुअली ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद लिखा जाता है। ये एडवर्ब प्लेस का प्रिफरेबल प्लेस है, सॉरी एडवर्ब मैनर का प्रिफरेबल प्लेस है कि एडवर्ब मैनर को जो हम लगाने की बात करते हैं तो वर्ब के बाद लगाना चाहिए, उस एक्शन के बाद लगाना चाहिए जिस एक्शन के मैनर को रिफर करने के लिए वो आया है। अब ट्रांजिटिव वर्ब है तो निश्चित रूप से वो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगी, उसके बाद आप एडवर्ब मैनर को लगा दीजिए। इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट तो वो लेगी नहीं कोई, तो उसके बाद एडवर्ब मैनर को लगाया जा सकता है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो ये टू प्लस V1 एक इन्फिनेटिव हो रहा है आपकी स्ट्रक्चर में। अगर यहां पर हम प्राइमरीली को, जो कि एडवर्ब मैनर हो रहा है, यूज्ड के बाद लगाने की कोशिश करते तो वो टू कम्युनिकेट के बाद आ जाता, फिर उसमें कंफ्यूजन रहता कि वो यूज्ड के लिए आया है या कम्युनिकेट वर्ब के, मतलब कम्युनिकेट वर्ब के मैनर को मॉडिफाई करने के लिए आया है, यूज्ड वर्ब के मैनर को मॉडिफाई करने के लिए आया, इसलिए उसको पहले लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सही है स्ट्रक्चर। द मोबाइल फोन विच वाज प्राइमरीली यूज्ड टू कम्युनिकेट, टू प्लस V1, ये जो इन्फिनेटिव है यहां पर हो रहा है एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन या एडवर्ब पर्पस। ये बता रहा है यूज का पर्पस कि यूज क्या आता है मोबाइल फोन को, तो पर्पस क्या है, इन्फिनेटिव जो है एडवर्ब हो जाते हैं। कम्युनिकेट हमारी इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो उसके बाद लेगी नहीं। इसके बाद आ गया विद प्रीपोजिशन, ये बताने के लिए कि कम्युनिकेशन किसके साथ हो रहा है, किसके अकम्पनिंग में हो रहा है, किसकी कंपनी में हो रहा है। विद प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है द आउटसाइड वर्ल्ड, वर्ड हो गया नाउन, आउटसाइड हो गया इस नाउन के लिए मॉडिफायर यानी कि एडजेक्टिव, और द लग गया आर्टिकल वर्ड को मॉडिफाई करने के लिए। अब यहां पर आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज खत्म होती है। ये जो सब्जेक्ट बचा था हमारा द मोबाइल फोन जो शुरू में आ गया था, इसका प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाता है। हैज हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, बिकम हो गई हमारी मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। नाउ हो गया एडवर्ब, इससे पहले लगा हैज नाउ बिकम। देखिए एडवर्ब टाइम है नाउ, तो एडवर्ब टाइम को भी यहाँ पर लगाना कोई बहुत अच्छी स्ट्रक्चर नहीं है, बट अगर लगा दिया तो कोई बहुत बड़ी गलती भी नहीं है। अभी आगे चलते हैं, हैज नाउ बिकम और प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। देखिए बी, बिकम, गो, गेट, ग्रो, फील, स्मेल, टेस्ट, लुक, सीम, अपीयर, ये मैंने आपको बताया कि लिंकिंग वर्ब की तरह काम करती है। तो बिकम यहाँ पर क्या हो रहा है, मेन वर्ब तो है ही लेकिन लिंकिंग वर्ब हो रहा है। लिंकिंग वर्ब हो रहा है तो इसके बाद क्या आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट नाउन के रूप में। प्राइमरी हो गया उसके लिए नाउन मॉडिफायर यानी कि एडजेक्टिव, और हो गया इंस्ट्रूमेंट के लिए पजेसिव डिटरमिनर। ठीक है, द मोबाइल फोन हैज नाउ बिकम आवर प्राइमरी
इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई टूल, कुछ करने के लिए जिस भी उपकरण की हमें आवश्यकता होती है उसको इंस्ट्रूमेंट या टूल कह देते हैं। आगे ऑफ प्रीपोजिशन लगाया गया है इंस्ट्रूमेंट को फर्दर मॉडिफाई करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताने के लिए कि किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, उसको रिलेट करने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन लगाया। प्रीपोजिशन के बाद आया ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट लिखा है ये कोई रेडीमेड नाउन नहीं है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यानी कि जिरेंड को ऑब्जेक्ट बनाया गया है, नाउन बनाया गया है। अब जो जिरेंड है वो बेसिकली है तो वर्ब की फॉर्म ही, वर्ब के एट्रीब्यूट उसमें रहेंगे, और जब एट्रीब्यूट वर्ब का चेक किया तो हमने पाया कि बी अपने आप में खुद एक तरह की लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब कंसीडर करोगे या फिर इसको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दो स्ट्रक्चर तो यहां पर कंसीडर की जा सकती है, या तो बीइंग को लिंकिंग वर्ब कंसीडर करो, लिंकिंग वर्ब कंसीडर करके रैप्ड अप को वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव कंसीडर करोगे, या फिर इस बी को हेल्पिंग नेचर की वर्ब, हेल्पिंग नेचर की है भले ही लेकिन चूंकि ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनी तो जिरेंड फॉर्म में ही बनेगी, बी को हेल्पिंग वर्ब और इस रैप्ड अप को वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पैसिव स्ट्रक्चर कंसीडर करो। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा मीनिंगफुल है, ऑफ बीइंग रैप्ड अप इन आवर ओन सेल्फ, लिंकिंग, इसको लिंकिंग ऑफ कंसीडर करना और इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि एडजेक्टिव कंसीडर करना ज्यादा सही है। क्योंकि अगर हम इसको पैसिव स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं तो पैसिव स्ट्रक्चर में एक ये सेंस आ जाता है कि पैसिव स्ट्रक्चर हम तब यूज करते हैं जब एक्शन डन बाय समबडी एल्स हो। तो क्या यहाँ पर किसी और के द्वारा रैप अप किया गया है? नहीं, ऐसा कोई सेंस नहीं है, इस एक्शन का कोई डूअर नहीं है, ये खुद ही हो जा रहा है। कि मोबाइल फोन प्राइमरीली यूज तो किए गए थे आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेट करने के लिए, बट वो अब जो है इंस्ट्रूमेंट हो चुके हैं, और ये रैप्ड अप, रैप का मतलब कवर करना, किसी कपड़े से किसी क्लोथ से कवर कर देना, कहते हैं ना इसको रैप करके लाओ, रैपर फाड़ दो, देखो अंदर क्या है, तो कवर अप कर देना, किसी को सराउंड कर देना, कोई भी चीज उठाई कागज में कपड़े में लपेट दी, उसको क्या कर दिया हमने, रैप अप कर दिया। तो ऑफ बीइंग रैप अप इन आवर ओन सेल्फ, तो हमें कोई रैप अप नहीं कर रहा, वो हम हो जा रहे हैं। ठीक है, मोबाइल फोन ऐसे हो गए हैं कि अब हम उनपे जो है कि वो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट हो गए हैं और ऑन सेल्फ, मतलब हम खुद को ही रैप अप कर ले रहे हैं, खुद को ही कवर कर ले रहे हैं, उससे उसी में खोए रहते हैं, उसी को चलाते रहते हैं, बाहर के लोगों से बातचीत नहीं करते, एक एक दो दो घंटे तक मोबाइल देखते रहते हैं, चलाते रहते हैं, किसी से बातचीत नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, इस तरह का सेंस निकल के आ रहा है। तो लिंकिंग वर्ब कंसीडर करेंगे बीइंग को, और रैप्ड अप वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव कंसीडर कर लूंगा। आगे लिखा हुआ इन प्रीपोजिशन, उस स्टेट को रिफर करने के लिए कि हम किस स्टेट में रैप्ड अप हो रहे हैं, और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट आवर ओन सेल्फ। अब देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो और है ये प्लूरल एंटिटी को रिफर करता है, मतलब इस सेंटेंस का ये जो यहाँ पर इसने आवर यूज किया है, यहाँ पर ये जो आवर यूज किया है, निश्चित रूप से ये सब्जेक्ट वी को कंसीडर कर रहा होगा, भाई वी के रेफरेंस में ही तो इसने आवर को यूज किया है। ऑन हो गया खुद को रिफर करने के लिए कि हाँ, ये किसी और सेल्फ की बात नहीं कर रहे हैं, ऑन सेल्फ की बात कर रहे हैं, पोजेशन को रिफर करने के लिए। अब सेल्फ आना चाहिए या सेल्फ आना चाहिए? भाई आवर सेल्फ होना चाहिए या आवर सेल्फ होना चाहिए? इसके बीच के डिफरेंस को समझने के लिए ना आपको देखना पड़ेगा कि हम इस आवर से किसी एक कलेक्टिव एंटिटी को रिफर कर रहे हैं या इस आवर से यानी कि इस वी से प्लूरल इंडिविजुअल एंटिटीज को रिफर किया जा रहा है। देखिए, आवर ओन सेल्फ भी सही हो सकता है, आवर ओन सेल्फ भी सही हो सकता है, लेकिन इस सेंटेंस में तो कोई एक ही आएगा और गलती भी यहीं पर है। मैं आपको दोनों के बीच का डिफरेंस बता देता हूं। आवर ओन सेल्फ, और एक तरफ लिखा हुआ आपको आवर ऑन सेल्फ, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। ठीक है, ये नाउन हो गया, ये एक डिटर्मिनर हो गया, ये हो गया पजेसिव डिटर्मिनर, और ये भी वही स्ट्रक्चर है, ये प्लूरल नाउन हो गया, ऑन हो गया डिटर्मिनर या एडजेक्टिव कुछ भी कंसीडर कर लो, आर हो गया पजेसिव डिटर्मिनर।
तो कहां पर ये वाला आएगा और कहां पर ये वाला आएगा, सही दोनों है, लेकिन किस स्ट्रक्चर में ये यूज करेंगे और किस स्ट्रक्चर में ये। देखिए ये सिंगुलर है, ये हम तब यूज कर सकते हैं जब हम और से किसी सिंगुलर एक एंटिटी को रिफर कर रहे हो। अब आप कहोगे कि सर वी तो जो सब्जेक्ट है वो तो हमारा प्लूरल ही होता है, लेकिन अगर वी का इस्तेमाल हम किसी एक ऐसी एंटिटी को रिफर करने के लिए कर रहे हो जो कि कलेक्टिव नेचर की हो, यूनिफाइड नेचर की हो, तो हम वी तो यहां पर भी प्लूरल ही रहेगा, लेकिन उसके साथ जो आवर है और ये जो सेल्फ है इसको सिंगुलर वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, एज अ फैमिली वी सी each other in our own self। यहां से यहां पर हम वी के द्वारा एक फैमिली को ही रेफर कर रहे हैं, और फैमिली क्या है, एक कलेक्टिव यूनिट है, एक यूनिफाइड ग्रुप है। यहां पर देखिए वी सब्जेक्ट को मैंने प्लूरली कंसीडर किया है, उसके साथ मैंने सी लगाया है, लेकिन यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, और ओन सेल्फ यूज कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं यहां से एज ए फैमिली हटा दूं तो फिर मुझे अर ऑन सेल्फ से यूज करना चाहिए, और ऑन के साथ सेल्फ हम तब यूज करेंगे जब हम और का यूज प्लूरल इंडिविजुअल नाउन को रिफर करने के लिए कर रहा हूं। जब हमारा फोकस प्लूरल इंडिविजुअल एंटिटीज पर हो तो हम सेल्फ्स को यूज करेंगे, इतनी बात ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर ये जो बात की गई है, मोबाइल फोन तो सबके अलग अलग होंगे भाई, यहाँ पर ये जो और यूज हुआ है वी के रेफरेंस में यूज हुआ है, और वी के द्वारा रिफर किया जा रहा है मोबाइल यूजर्स को, और मोबाइल यूजर्स तो बहुत सारे हैं, उनको एक कलेक्टिव एंटिटी नहीं कंसीडर किया जा सकता, और ऐसा कंटेक्स्ट भी नहीं है कि कलेक्टिव एंटिटी है, एक ग्रुप कंसीडर कर लो। तो यहाँ पर सेल्फ ना यूज करके आप यूज करेंगे सेल्फ्स, यह इसमें गलती थी। 134 का थर्ड, he fall over the ledge after drinking heavily last night। देखिए ही तो प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के फंक्शन में है। फॉल वर्ब के बारे में फिर से आपको बता देता हूं, पहले ही बता चुका हूं। देखिए दो वर्ब होती हैं एक जैसी जो बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करती है। एक वर्ब होती है फॉल, फॉल का मतलब होता है गिरना, ये ना इंट्रांजिटिव नेचर की होती है, इंट्रांजिटिव फंक्शन इसका रहता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। एक्चुअली में वो इसलिए क्योंकि हैपनिंग नेचर की है, कुछ अपने आप हो गया, कुछ घटित हो गया, कोई चल रहा था वो गिर गया, उसको किसी ने गिराया नहीं, खुद ही गिर गया वो किसी वजह से। तो ये हैपनिंग नेचर की है, घटित होने वाली वर्ब है, एक घटना को रिफर करने वाली वर्ब है, ये होती है इंट्रांजिटिव। ऑब्जेक्ट इसके बाद नहीं आता। इसकी सेकंड फॉर्म होती है फेल, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है फॉलन। फिर एक वर्ब होती है फेल, FELL। फेल का मतलब होता है गिराना, किसी को गिराना। कोई चल रहा है पर्सन, उसको धक्का मार के आपने गिरा दिया, आपने उसको क्या कर दिया, फेल कर दिया। कोई पेड़ खड़ा है, कोई पोल खड़ा है, आपने उसको गिरा दिया, आपने क्या कर दिया, उसको फेल कर दिया। तो ये एक डूइंग नेचर की वर्ब है, डूइंग नेचर की वर्ब होने की वजह से ये ट्रांजिटिव भी हो जाती है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है फेल्ड, थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होती है, फेल्ड। अब आपके सेंटेंस में कौन सी वाली वर्ब को यूज किया जाना है, जरा सेंटेंस के कंटेक्स्ट को देखिए। फॉल यहां पर आपकी मेन वर्ब हो गई, यहां पर और हो गया प्रीपोजिशन, तो इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा है इसका ऑब्जेक्ट द लेज। लेज क्या होता है मैं भी आपको बता दूंगा। फिलहाल आप ये देखिए कि जो आपकी मेन वर्ब है इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सीधे प्रीपोजिशन आ गई। प्रीपोजिशन लगाई क्यों हमने, क्योंकि हमें उस ऑब्जेक्ट को, उस नाउन को लिखना था। इसका मतलब यहां पर क्या होना है, इंट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल होना है, और इंट्रांजिटिव वर्ब है आपकी फॉल।
इंट्रांजिटिव वर्ब आपकी फॉल, यानी कि ही ने किसी को नहीं गिराया, ही खुद गिरा है। हैपनिंग नेचर की वर्ब लगानी है। अब अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट नाइट। लास्ट नाइट की वजह से सेंटेंस चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आपको लगानी थी यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। फॉल की सेकंड फॉर्म होती है फेल। यहाँ पर इसी करेक्शन की जरूरत है, यही गलती आपको दी गई है। फॉल का कर देंगे आप फेल। ही फेल ओवर द लेज। लेज का क्या मतलब होता है, पूरा इसको इरेज करना पड़ेगा। ये होती है लेज। ये पर्सन यहाँ पर खड़ा है, ये जो कोना है इतनी को, इसको लेज बोलते हैं। फ्लैट सरफेस जिसके आगे गहराई हो। अब यहाँ से तो वो गिरा नहीं होगा, यहाँ से गिर जाता ड्रिंक करने के बाद तो बचता ही नहीं। जैसे कि ये अपनी वाइफ से इसका झगड़ा हो गया अपने पार्टनर से, और यहाँ से कूदने की कोशिश कर रहा है, वो रोक रही है, तो ऐसे अगर वो गिर जाता ड्रिंक करके तो बचता ही नहीं। फिलहाल कंटेक्स्ट के हिसाब से इस तरह की लेज को रिफर नहीं किया जा रहा, इस तरह की किसी लेज को रिफर किया जा रहा है। कहीं ड्रिंक कर रहा हो और इस तरह की लेज पे जाकर वो कहीं गिर गया। He fell over the ledge। ये लेज हो गई, ये हो गया इसका ओवर द लेज। वर्टिकल पोजीशन को बताने के लिए ओवर प्रीपोजिशन को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह की कोई लेज होगी और उसके ऊपर वो गिर गया, यहाँ पर हो जाएगा फेल, प्रीपोजिशन वर्टिकल पोजीशन को रिफर करने के लिए। और ये लेज हो गई, ये लेज हो गई और लेज के ऊपर को इस तरह से गिर गया। कब गिर गया, आफ्टर ड्रिंकिंग, आफ्टर प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट। तो ये आफ्टर ड्रिंकिंग जो है एडवर्ब टाइम हो गया। हैवली एडवर्ब मैनर हो गया, और ये एडवर्ब मैनर है तो किसी एक्शन के मैनर को बताने के लिए आया होगा। और ये बता रहा है ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग जो है एक तरह का जिरेंड है। जिरेंड मतलब क्या, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर वर्ब है तो उसमें कोई मैनर भी होगा, उसी मैनर को बताने के लिए हैवली लगा दिया। लास्ट नाइट एक और एडवर्ब टाइम लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 135 के पहले में आपको गलती निकालनी थी। 136 एक फिर से आपको बड़ा सा सेंटेंस दिया गया है डराने के लिए। गलती कोई छोटी मोटी होगी, फिलहाल आपको सिंटैक्टिकली एनालाइज उसको करना पड़ेगा। The Maldives has been buffeted by one political crisis after another since Nasheed, the first democratically elected president, was forcibly to quit in 2012। मुझे तो गलती दिख गई, हो सकता है आप में से भी कईयों को दिख गई हो, लेकिन एक बार इसको फटाफट जो है सिंटैक्टिकली एनालाइज कर लेते हैं। द मालदीव्स एक कंट्री का नाम है, प्रॉपर नाउन है, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, एक कंट्री का नाम है, सिंगुलर एंटिटी हो गई। हैज बीन बफेटेड, हैज और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्शन को कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव स्ट्रक्चर को एक्सप्रेस करने के लिए। पैसिव स्ट्रक्चर का मतलब मालदीव्स को बफेट किया गया है, मालदीव्स ने किसी को बफेट नहीं किया। एक्शन डन बाय समबडी एल्स है, इसीलिए क्या लगाया हमने, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बुफेट का मतलब क्या होता है, देखिए बुफेट का एक मतलब तो यही हो जाता है, बुफेट का मतलब हो जाता है मील। आप शादी वगैरह में, किसी वेडिंग सेरेमनी में, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, मील को इस तरह से अरेंज कर दिया जाता है जहां पर लोग आते हैं और तरह तरह की चीजें अपने आप को खुद को सर्व करते हैं और खाते पीते हैं, मौज करते हैं, जैसे कि ये लोग कर रहे हैं। इसको इस मील को, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं बफेट। इसके अलावा बफेट का मतलब हो जाता है टू हिट समथिंग रिपीटेडली विद स्ट्रॉन्ग फोर्स, विद ग्रेट फोर्स। BUFFET, ये मेरा स्मार्ट बोर्ड है, मैं इसको जोर जोर से बार बार हिट करूं ग्रेट फोर्स के साथ, मैंने इसको क्या किया, बफेट कर दिया। बफेट का मतलब टू हिट, यहां पर बफेट क्या है, वर्ब है, वो भी ट्रांजिटिव नेचर की। टू हिट समथिंग रिपीटेडली with great force, with great force। The Maldives has been buffeted by one political crisis।
बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर है, उसके बाद एक डूअर लिखा हुआ है। वन पॉलिटिकल क्राइसिस, क्राइसिस नाउन हो गया, पॉलिटिकल हो गया उसके नॉन मॉडिफायर यानी कि एडजेक्टिव, और वन हो गया एक तरह से डिटर्मिनर आफ्टर प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद इसका एक और ऑब्जेक्ट हो गया अनदर, जो कि प्रोनाउन के फंक्शन में है। अब सिंस यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में लगाया गया है, क्योंकि क्या लिखी है उसके बाद एक क्लोज लिखी है, सिंस नसीद वाज फोर्सिबली टू क्विट इन 2012। ये कोमा लगाकर, दो कोमा लगाकर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, एक फ्रेज को अलग कर दिया गया। इसको मैं क्या कहूंगा, एडिशनल फ्रेज कहूंगा। द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट क्या है, एक एडिशनल फ्रेज है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए नसीद के बारे में कि नसीद क्या है, कौन था, कोमा लगाकर इस फ्रेज को लिख दिया गया। सिंस कंजंक्शन की अगर मैं बात करूं तो जो सिंस कंजंक्शन होता है तो दो तरह के फंक्शन में होता है। एक तो ये कोज या रीजन को बताने के लिए, कोज या रीजन को बताने के लिए लगाया जाता है, और इस सिचुएशन में बिकॉज के सिमिलर फंक्शन में होता है। बिकॉज जो कंजंक्शन है हमारा उसके सिमिलर फंक्शन में होता है। और दूसरा ये टाइम को रिफर करने के लिए। अब यहाँ पर ये टाइम को रिफर कर रहा है या कोज या रीजन को रिफर कर रहा है, ये आपको पता चलेगा इसके सिमेंटिक्स से, कंटेक्स्ट से। क्या बात की जा रही है, द मालदीव्स हैज बीन बफेटेड बाय वन पॉलिटिकल क्राइसिस आफ्टर अनदर सिंस नसीद वाज फोर्सिबली टू क्विट इन 2012। देखिए मालदीव्स के बफेट होने का, मालदीव्स के हिट होने का रीजन ये नहीं है कि नसीद को फोर्सिबली क्विट किया गया, वो तो यहाँ पर लिख दिया गया है वन पॉलिटिकल क्राइसिस आफ्टर अनदर, इसकी वजह से उसको, इसके द्वारा उसको बफेट किया गया, हिट किया गया मालदीव्स को। ये लिखा गया है यहाँ पर टाइम को रिफर करने के लिए, और टाइम लगाया गया है पास्ट का, वाज लगाया है ना, यहाँ पर कुछ और आना है, यहीं पर गलती है, भी बता दूंगा, भी समझा दूंगा क्या गलती है। लेकिन जरा आप क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को देखिए, आप देखिए कि दोनों क्लोजेस की क्रोनोलॉजी को क्या रखा गया है, सीक्वेंस को, टाइम सीक्वेंस को क्या रखा गया है। ये जो नसीद वाली क्लोज है ये बनाई गई है पास्ट में, और सिंस जब कंजंक्शन होता है और टाइम को रिफर कर रहा होता है तो पास्ट के ही किसी ऐसे पॉइंट को रिफर करता है जिस पॉइंट से स्टार्ट होकर कोई एक्शन प्रेजेंट के पॉइंट तक चला हो। यानी कि ये अगर आपकी टाइमलाइन है और यहां पर आपने सेंटेंस को रिपोर्ट किया, किसी से कहा या कहीं पर लिखा, और बाय डिफॉल्ट यही प्रेजेंट का टाइम है, तो ये जो सिंस कंजंक्शन जिस टाइम को रिफर कर रहा है वो टाइम कौन सा है, ये वाला है। इस पॉइंट पर सिंस नशीद के साथ ये हुआ, क्विट करने के लिए उसको फोर्स किया गया इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट से बाद से लेके अब तक मालदीव जो है वो फिटेड हो चुका है। बहुत सारे एक पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद एक और आते चले गए। तो यहां पर इस कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए ही प्रेजेंट परफेक्ट लगाया गया था। तो यहां पर ये जो सिंस कंजंक्शन लगाया गया है एक तरह से टाइम को रिफर करने के लिए लगाया गया है, और ये रिफर कर रहा है पास्ट के टाइम को, जिस पॉइंट पर नसीब के साथ जो है ये हुआ, क्विट करने के लिए उसको फोर्स किया गया। इतनी सी बात है, आपको समझनी पड़ेगी। इसको मैं रेस कर देता हूं, आगे देखते हैं। तो सिंस यहां पर कंजंक्शन है और टाइम को रिफर करने के लिए लगाया गया है, कोज या रीजन को रिफर वो यहां नहीं करना है। नसीद यहां पर हमारा सब्जेक्ट हो गया, नाउन है चूंकि, और इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट लिखा हुआ है ये, बीच में ये एक एडिशनल फ्रेज आ गई नसीद के बारे में बताने के लिए, इसलिए कोमा लगाकर इस फ्रेज को अलग कर दिया गया क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर से अलग है। जो हमारा क्लोज है नसीद वाज फोर्सिबली टू क्विट इन 2012, इस स्ट्रक्चर से अलग है। द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हमारा नाउन हो गया, एडिशनल फ्रेज है लेकिन ग्रामेटिकल पैटर्न को फॉलो करेगी। प्रेसिडेंट हमारा नाउन हो गया, इलेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बन जाते हैं, और ये एडजेक्टिव हो रहा है प्रेसिडेंट के लिए। किस टाइप का प्रेसिडेंट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट। अब ये इलेक्टेड पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव तो बन गई, लेकिन है तो वर्ब ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। वर्ब है तो इसमें वर्ब का एट्रीब्यूट रहेगा, और उस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए ही हमने इसको डेमोक्रेटिकली, एडवर्ब है एक तरह का, एडवर्ब मैनर, किस मैनर में इलेक्ट हुए वो, डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुए वो, ठीक है। तो इस
के लिए, इस वर्ब के मैनर को रिफर करने के लिए, इस एक्शन के मैनर को रिफर करने के लिए हमने एडवर्ब मैनर लगा दिया। फर्स्ट फिर से एक जो है डिटर्मिनर लग गया, और ये जो फर्स्ट है ये ऑर्डिनल नेचर का है, ऑर्डर बताते हैं, इसलिए इसको डेफिनिट द आर्टिकल लगा के डेफिनिट करना पड़ेगा। द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट, हालांकि एडिशनल फ्रेज थी लेकिन ग्रामेटिकल पैटर्न को फॉलो करेगी। अब गलती है यहाँ पर वाज फोर्सिबली, वो कैसे? देखिए नसीद हमारा सब्जेक्ट है और ये जो वाज है, अब देखिए वाज को देख के आपके दिमाग में ना दो चीजें आएंगी। पहले तो आप कहोगे कि सर इसको लिंकिंग वर्ब कंसीडर कर लो, कोई बच्चा कहेगा कि सर इसको हेल्पिंग वर्ब कंसीडर कर लो, बी की सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब अगर इसको आप लिंकिंग वर्ब कंसीडर करोगे तो लिंकिंग वर्ब के बाद आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो है मैं भैया चिल्ला चिल्ला के आपको बता चुका हूं कि नाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, एडवर्ब हो मैनर नहीं हो सकते। और ये जो फोर्सिबली लगा हुआ है बच्चा, ये एडवर्ब मैनर ही तो लगा हुआ है। पूरा बता दूं क्या इसके बारे में? अभी बता दूंगा। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो या तो इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वास को अगर हेल्पिंग वर्ब कंसीडर करोगे बच्चा तो या तो इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओगे या फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाओगे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओगे तो कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए, और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी तो पैसिव स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए। पहले फोर्सिबली के बारे में समझ लेते हैं कि फोर्सिबली ये लिखा हुआ क्या है। देखिए एक वर्ड होता है फोर्स, सभी ने इसके बारे में सुना होगा। ये नाउन हो जाता है और वर्ब भी हो जाता है। जब ये नाउन होता है तो फिजिकल स्ट्रेंथ को रिफर करता है, फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ और पावर। वही न्यूटन वाले फोर्स की बात हो रही है। F इक्वल्स टू एम में जो F है उसी फोर्स की बात हो रही है। जब ये वर्ब होती है, फोर्स जब वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग हैपन, टू मेक समथिंग हैपन, किसी भी एक्शन को, किसी भी घटना को करवा देना, उसको फोर्स कर देना कि वो हो जाए। या फिर टू मेक समवन टू डू समथिंग, समवन टू डू समथिंग। यार मैं तो ऐसा करना नहीं चाहता था लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे फोर्स किया तो मुझे करना पड़ा। तो मेरे दोस्त ने क्या किया, मुझसे कुछ करवा लिया जो मैं करना नहीं चाहता था, अगेंस्ट माई विल। टू मेक समवन टू डू समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट, पूरा लिखवाता हूं मैं, इसीलिए लिखवाता हूं कि शब्दों का जो मीनिंग है, जो एक्चुअल मीनिंग है, वो आपसे कहीं छूट ना जाए। फोर्स करने का मतलब होता है किसी से ऐसा कोई डिफिकल्ट या अनप्लीजेंट काम करवा देना, वो भी उसकी मर्जी के बिना, उसकी विल के, उसकी विशेस के अगेंस्ट, उसे आप कह सकते हैं फोर्स करना। टू मेक समवन टू डू समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट अगेंस्ट देयर विल, ठीक है। अब फोर्स को इस मीनिंग में भी यूज किया जाता है, इसमें भी, ठीक है। फोर्स तो हमारा वर्ब हो गया, एक वर्ड हो जाता है फोर्सिबल। ये जो फोर्सिबल है ये हो जाएगा एडजेक्टिव। इसका मतलब हो गया यूजिंग फोर्स, यूजिंग फिजिकल फोर्स, वही न्यूटन वाला। या फिर इसका मतलब हो जाएगा हैपनिंग और डन समवन्स, हैपनिंग और डन अगेंस्ट समवन विल्स। कुछ भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो किसी की इच्छा के अगेंस्ट, किसी की विल के, किसी की विशेष के अगेंस्ट करा दी गई हो, उसको हम कह सकते हैं फोर्सिबल नेचर का एक्शन है, फोर्सिबल एक्टिविटी है। हैपनिंग और डन अगेंस्ट समवन फिश, इतना लिख देता हूं। अब इस फोर्सिबल एडजेक्टिव से ही बन जाता है फोर्सिबली। फोर्सिबली हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, और इसका मतलब हो जाएगा इन अ फोर्सिबल मैनर। फोर्स को ही रिफर करने के लिए फोर्सिबली हमने एडवर्ब मैनर लगा दिया, तो ये एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा एडवर्ब मैनर हो गया। अब देखो यहां पर जो है एक एडवर्ब मैनर लगा हुआ है। अगर आप इसे लिंकिंग वर्ब कंसीडर करोगे तो लिंकिंग वर्ब के बाद कोई भी कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब मैनर हो नहीं सकता, इस हिसाब से भी ये गलत हो रहा है।
अगर आप इसको हेल्पिंग वर्ब कंसीडर करोगे तो उसके बाद तो मेन वर्ब आनी चाहिए। तो मसला क्या है? चलो ठीक है, मैंने कहा कि लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट लगाना है तो एडजेक्टिव को लगा सकते हैं। तो कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर फोर्सिबली को हटा के फोर्सिबल लगा कर देखो। बच्चा आप फोर्सिबल लगा दोगे तो भी मीनिंगफुल नहीं है स्ट्रक्चर। सिंटेक्स तो आपने सही कर दिया, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट जो कि एडजेक्टिव के रूप में आपने फोर्सिबल को लिख दिया, लेकिन मीनिंगफुल अभी भी नहीं है स्ट्रक्चर। सिंटेक्स सही कर दिया लेकिन सिमेंटिक्स अभी भी खराब है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? नशीद फोर्सिबल है? क्या नशीद ने फोर्स का यूज किया है किसी और की इच्छा के, किसी और की विल के अगेंस्ट? नहीं, नशीद को फोर्स किया गया है क्विट करने के लिए। देखिए इस वाले ये जो मैंने यहाँ पर मीनिंग लिखवाया है आपको फोर्स का, टू मेक समवन टू डू समथिंग। यहाँ पर जब हम फोर्स वर्ब को इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह के स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करते हैं? फोर्स समवन टू डू समथिंग। अब इस समवन की जगह क्या लिखा हुआ है? नसीद लिखा हुआ है। अब पैसिव स्ट्रक्चर में इस नसीद को, जो कि फोर्स का ऑब्जेक्ट हो रहा था, सब्जेक्ट बना दिया गया। तो क्या लिखोगे आप? नसीद वाज फोर्स्ड टू डू समथिंग। टू डू क्या? डू की जगह क्विट लगाकर देख लो। नसीद वाज फोर्स्ड टू क्विट। तो इसी स्ट्रक्चर को आपके सामने जो है लिखा गया है, यानी कि नसीद को फोर्स किया गया है। नसीद ने किसी के अगेंस्ट कोई किसी फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। नसीद को फोर्स किया गया है किसी और के द्वारा। एक्शन डन बाय समबडी एल्स है। एक्शन डन बाय समबडी एल्स का सेंस कहीं से आ जाता है तो वहां पर हम बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पैसिव स्ट्रक्चर लगाते हैं। वर्ब की एनजी फॉर्म भी यहाँ इस्तेमाल नहीं होगी, यहाँ इस्तेमाल होगा वाज फोर्स्ड। नसीद वाज फोर्स्ड टू क्विट। ये वो टू डू और क्विट चूंकि इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आएगा नहीं। इन प्रीपोजिशन लगाकर हमने टाइम लिख दिया और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहां पर ये गलती थी। सीधे सीधे भी मैं बता सकता था फोर्सिबल की जगह, फोर्सिबली की जगह फोर्स कर दो, लेकिन वो ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि बच्चों को कंफ्यूज करती हैं कि सर ये क्यों नहीं हुआ। जो एक्चुअल लर्नर है ना, जो रियल लर्नर है, जो वाकई में सीख रहा है, उसके दिमाग में ये बातें आती हैं। यार ये स्ट्रक्चर क्यों यूज नहीं की, यार ये भी कर सकते थे क्या, यार ये करते तो क्या मीनिंग आता, यार सर ने ये क्यों बता दिया, ये क्यों नहीं किया। तो वो सारी पॉसिबिलिटीज को, सारी संभावनाओं को खत्म करना जरूरी है किसी एक संभावना को सुनिश्चित करने से पहले। 136 के थर्ड ऑप्शन में गलती बता दूंगा मैं। ये हो गया 137। क्या लिखा हुआ है? ही वॉज नॉट ग्रेटफुल फॉर राहुल फॉर हेल्पिंग हिज कॉज। ही यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो गया, वाज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हो गई, नोट हो गया एडवर्ब, चूंकि लिंकिंग वर्ब लगी है यहाँ पर तो ग्रेटफुल एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लगा है इसके लिए, ही के लिए। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, लिंकिंग वर्ब ने इसको लिंक कर दिया, नोट एडवर्ब लग गया। अब देखिए ग्रेटफुल के साथ आप फोर स्ट्रक्चर का भी यूज कर सकते हैं, टू का भी यूज कर सकते हैं। कहां पर ग्रेटफुल के साथ फोर आता है और कहां पर ग्रेटफुल के साथ टू आता है, इस बात को जरा समझ लेते हैं। ग्रेटफुल आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। ग्रेटफुल के साथ टू और ग्रेटफुल के साथ फोर, दो तरह की प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं। ग्रेटफुल के साथ टू हम तब यूज करेंगे जब हमें टू प्रीपोजिशन के बाद कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लिखना है जो कि क्या हो, रिसिपिएंट हो इस ग्रेटनेस का। भाई ग्रेटफुल हो आप तो किस पर्सन को आपकी ग्रेटनेस आप दे रहे हो, किस पर्सन के प्रति आप ग्रेटफुल हो, यानी कि आपकी ग्रेटनेस का या किसी की ग्रेटनेस के रिसिपिएंट को रिफर करने के लिए टू प्रीपोजिशन हम लगाते हैं जब हमें रिसिपिएंट को रिफर करना हो। और ये रिसिपिएंट यूजुअल केसेस में कोई पर्सन ही होता है। किसी मेज कुर्सी को आप अपनी ग्रेटनेस नहीं देते हो, किसी पर्सन को ही आप जो है रिसिपिएंट कंसीडर करते हो आपकी ग्रेटनेस का। तो ग्रेटफुल के साथ टू प्रीपोजिशन तब जब आप किसी रिसिपिएंट को रिफर कर रहे हो। ग्रेटफुल के साथ फोर प्रीपोजिशन आप तब लगाएंगे
जब आप अपनी ग्रेटनेस के, ये आपके अंदर जो ये फीलिंग है ग्रेटफुलनेस की, ये इसके रीजन को रिफर कर रहे हो। फोर प्रीपोजिशन लगाया जाता है रीजन को या पर्पस को रिफर करने के लिए। तो आपके अंदर जो ग्रेटफुलनेस की फीलिंग है, इसके रीजन को रिफर करने के लिए, इसके पर्पस को रिफर करने के लिए, इसके कोज को रिफर करने के लिए आप क्या लगाते हैं? फोर प्रीपोजिशन। आपके अंदर जो फीलिंग है उसके रीजन को रिफर कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर जरा यहां आ जाइए। ही वॉज नॉट ग्रेटफुल फॉर राहुल। राहुल तो एक पर्सन है जो कि रिसिपिएंट होगा, तो यहां पर फोर नहीं टू लगा देंगे। हाँ, उसके बाद जो लिखा है हेल्पिंग हिज कोज, ये लिखा है वो रीजन। कोज यहां पर रिफर कर रहा है गोल को, गोल या एम या कोई ऑब्जेक्टिव है लाइफ में, ठीक है। ही वॉज नॉट ग्रेटफुल टू राहुल फॉर हेल्पिंग हिज कोज। हिज यूज किया गया ही के लिए, मतलब राहुल ने ही की कोई हेल्प की है उसके ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव करने में, और उसकी हेल्प करने के लिए उसको ग्रेटफुल होना था, बट वो ग्रेटफुल नहीं था, इतनी बात की जा रही है। तो ग्रेटफुल के साथ टू प्रीपोजिशन उस रिसिपिएंट को रिफर करने के लिए, फिर फोर प्रीपोजिशन लगाया गया है उस रीजन को रिफर करने के लिए, और रीजन जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जीरंड की फॉर्म में आपके सामने लिखा हुआ है। और चूंकि हेल्पिंग खुद एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, तो उसने अपने बाद ऑब्जेक्ट ले लिया हिज कोज। ये हो गया 137। 138 पर बात कर लेते हैं। On the one hand, life seems transient like a dewdrop, and on the other hand, it is permanent with the potential for eternal continuity. ठीक है। On the one hand, ऑन प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट हो गया। एक इडियोमेटिक पोएटिक स्ट्रक्चर में जो है सेंटेंस को शुरू किया जा रहा है, इसलिए प्रीपोजिशन से इस फ्रेज को अलग कर दिया गया। सेंटेंस की मेन स्ट्रक्चर यहां से शुरू हो रही है लाइफ, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर नेचर का नाउन है। सीम्स यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, और मेन वर्ब आपकी लिंकिंग नेचर की है। लिंकिंग वर्ब है तो उसके बाद क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट आएगा, और कॉम्प्लीमेंट क्या लगा हुआ है? आपका एडजेक्टिव लगा हुआ है। ट्रांसिएंट का मतलब होता है लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ही कम समय के लिए लास्ट करे, मतलब रुके या टिके, उसको हम कह सकते हैं ट्रांसिएंट। कोई फीलिंग जो थोड़े ही समय के लिए आपके अंदर हो, उसको ट्रांसिएंट। जैसे लाइफ को यहाँ पर ट्रांसिएंट कहा जा रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि ऑन द वन हैंड लाइफ सीम ट्रांसिएंट, लाइफ सीम्स ट्रांसिएंट, मतलब लाइफ ऐसी लगती है जैसे कि बहुत कम समय के लिए है, एकदम से निकल जाएगी। लाइफ सीम ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट का मतलब लास्टिंग। ये तो मेरे ख्याल से प्रीवियस का वर्ड है, एसएससी की प्रीवियस वोकैब का जब रट्टा मारोगे तो ये वर्ड आएगा, लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, सब्जेक्ट लिंकिंग में वो कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव के रूप में आ गया। लाइक हो गया प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट। फिर लाइक जो है कंपैरिजन करने के लिए प्रीपोजिशन लगाया जाता है, और कंपैरिजन की जा रही है लाइफ की ड्यू ड्रॉप से। लाइक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ड्यू ड्रॉप। ड्यू ड्रॉप क्या होती है दिखाने की जरूरत तो है नहीं, फिर भी दिखा देता हूँ, क्या दिक्कत है, मुझे तो इमेज ही लगानी थी। ये ओस की बूंदों को ड्यू ड्रॉप कहते हैं। ओस जब गिरती है पत्ते पे जम जाती है, इसी को कहा जाता है। ये क्या है? ड्यू ड्रॉप है। तो ड्यू ड्रॉप क्या होती है? बहुत कम समय के लिए होती है, जैसी धूप निकलेगी ड्यू ड्रॉप सूख जाती है, या फिर वो जमीन पे गिर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ये क्लोज यहाँ पर एक एंड हो गई। एंड कंजंक्शन लगाकर दूसरी एक सिमिलर स्ट्रक्चर को जोड़ा गया है। कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, सिमिलर रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ता है, तो क्लोज को क्लोज से जोड़ रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लोज है दोनों की दोनों। कॉम्प्लेक्स आपकी कंपाउंड आपकी स्ट्रक्चर हो गई। ऑन द अदर हैंड, ऑन प्रीपोजिशन लग गया, और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लग गया। फिर से सेंटेंस को जो है पोएटिक वे में शुरू करने के लिए, ऑन द वन हैंड लाइफ सीम्स ट्रांसिएंट लाइक ए ड्यू ड्रॉप, एंड ऑन द अदर हैंड इट इज परमानेंट। इट जो है लाइफ के लिए लगाया गया है सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में। इज परमानेंट, फिर से बी की फॉर्म यानी कि लिंकिंग वर्ब यूज कर ली, और परमानेंट का मतलब आपको पता है, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इट के लिए। विद द पोटेंशियल फॉर एटर्नल कंटिन्यूटी, विद यहां पर प्रीपोजिशन आ गया, और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट द पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब हो गया
someone or something's ability for achieving something या for doing something with the potential. Potential का मतलब ability, ability for achieving something. फिर इस पोटेंशियल को इस पोटेंशियल के पर्पस को बताने के लिए कि ये जो एबिलिटी है किस लिए है, उसको हमने फोर प्रीपोजिशन लिखकर इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगा दिया. एटर्नल कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी नाउन और एटर्नल हमारा इस नाउन के लिए एडजेक्टिव हो गया. और एटर्नल एडजेक्टिव का मतलब है लास्टिंग फॉर एवर और लास्टिंग फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम. मतलब ये कहा जा रहा है कि ऑन द वन हैंड लाइफ सीम्स lasting only for a short time, and on the other hand it has the potential for eternal continuity, मतलब lasting for a very long time. दो अलग अलग बातों को जोड़ा, एंड कंजंक्शन से जोड़ा गया है. एटर्नल का मतलब हो गया lasting forever. मतलब ट्रांजिएंट और एटर्नल एक दूसरे का एंटोनियम कंसीडर किए जा सकते हैं. लास्टिंग फॉर एवर और फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई गलती है नहीं, नो एरर लगा देंगे. ठीक है, तो हो गया 138. इसी तरह से जो है आपको सिंटैक्टिकली एनालाइज करना है सेंटेंसेस को, जो भी आपके सामने आए उनको थोड़ा समय दीजिए. एक एक सेंटेंस में बहुत कुछ होता है सीखने के लिए, समझने के लिए. शॉर्टकट को जो है छोड़ दीजिए. 2 4 5 6 महीने लगेंगे आपको, इंग्लिश आपकी पकड़ में आ जाएगी. आज के सेशन में इतना ही. धन्यवाद.